अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में जो है ना मैंने आपके सामने केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें कि सम टाइम जो है ना वीडियो लेक्चर वाले एमसीक्यू के अंदर टीचर को आंसर बताने में भी गलती हो सकती है, यानी इस चीज़ का भी एक मतलब पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो अगर ऐसा कोई आपको कहीं पे नज़र आता है ना, तो आप मुझसे पर्सनल में पूछ लें कि भाई सर ये मसला है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा आंसर है। और क्योंकि देखें, इस चीज़ में ये कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। हम अपनी कोशिश करते हैं हम 100% परफेक्ट होने की, लेकिन अगर बाय मतलब मिस्टेक हो सकती है तो इस मामले में आप मुझसे पर्सनल में रुजू कर लें। तो भाई अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है, कंसिडर रिएक्शन ए प्लस बी सी प्लस डी। इफ 4 moles ऑफ ए एंड बी आर मिक्स टुगेदर देन एट इक्विलिब्रियम इट गिव्स 2 moles ऑफ सी एंड डी। बहुत सिंपल सा सवाल है ये, बल्कि मैंने जो केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स की जो वीडियो मैंने कराई है उसके अंदर भी मैंने ये सॉल्व किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास ये रिएक्शन है ए प्लस बी सी प्लस डी, उसमें ए के 4 मोल हैं, बी के 4 मोल हैं, और इनिशियली सी और डी के कितने होंगे, 0 0। इक्विलिब्रियम पे सी और डी के 2 2 गिवन है, तो जो इक्विलिब्रियम पे गिवन होते हैं उसको इनिशियल से हम क्या करते हैं, माइनस करवाते हैं। अब माइनस कराने के बाद ए के भी 2 बचेंगे, बी के भी 2 बचेंगे, सी और डी के भी 2 2 हैं, तो फिर केसी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, एंड देन केसी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है PCl5 वाला। PCl5, इफ 1 mole of PCl5 is introduced in a vessel at equilibrium it gives 50%। फाइंड द केसी फॉर द रिएक्शन। अगेन ये वाला एमसीक्यू भी मैंने वीडियो में करवाया हुआ है, और अगेन मैं ये बता भी देता हूँ यहाँ पर भी कि देखें PCl5 है, इनिशियल उसके 1 दिए हुए हैं, इनिशियल PCl3 Cl2 के 0 0 होंगे। उसने बोला इक्विलिब्रियम पर 50%, तो इनिशियल 1 है तो 50% का मतलब 0.5। तो PCl3 और Cl2 के 0.5 इक्विलिब्रियम पे बने, जो इक्विलिब्रियम पे बने मैंने उसको इनिशियल से क्या कर दिया, माइनस करवा दिया। अब PCl5 के 1 माइनस 0.5 में 0.5 बचेंगे, PCl3 और Cl2 के 0.55 होंगे। आप प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट करके केसी निकाल लें। ठीक है भाई, केसी आप इस तरह सॉल्व करके निकालेंगे। अच्छा, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3 में अब बोल रहे हैं कि केसी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज 0.0125 एट 300 के, यानी केसी की वैल्यू गिवन है। अब मिक्सचर में कंसंट्रेशन ऑफ H2 गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ I2 गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ HI गिवन है, और प्रेडिक्ट द डायरेक्शन पूछिए। ये भी न्यूमेरिकल मैंने आपको जो है ना वीडियो लेक्चर में कवर करवाया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको केसी गिवन हो और आपको कंसंट्रेशन वगैरह गिवन हो और आपसे डायरेक्शन पूछी हो, तो मैंने बताया था कि किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए आप अपना एक केसी डैश निकालेंगे और उस केसी डैश को ओरिजिनल केसी से क्या करेंगे, कंपेयर। अगर आपका केसी डैश ओरिजिनल केसी से बड़ा आ जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, अगर आपका केसी डैश ओरिजिनल केसी से छोटा आएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और अगर केसी डैश जो है ना इक्वल आ जाएगा केसी के, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, तो आप इन सारे डेटा की मदद से आप केसी डैश निकालें और ये 3 कंडीशंस को अप्लाई करते हुए आप सॉल्व कर लें, यानी डायरेक्शन बता दें। अच्छा, मैं ये इसलिए नहीं करवा रहा कि भाई ये आप थोड़ी सी मेहनत खुद करेंगे तो फ़ायदा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर अ रिएक्शन हुज वैल्यू फॉर के इज 4.4 एक्सपोनेंट 4, यानी के की वैल्यू बहुत ज़्यादा बताई हुई है। तो द रिएक्शन स्पीड्स फार टू द राइट, the reaction occurs slowly, the reaction proceeds far to the left, और both A and B। अब इसमें केसी की वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा है ना, तो जब केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो वो रिएक्शन जो है ना प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, उसमें रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट होती है, उसमें रिएक्टेंट से ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट है, और इसमें आंसर हो जाएगा द रिएक्शन प्रोसीड फार टू द राइट। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इमेजिन 1 लीटर कंटेनर इनटू विच 2 मोल ऑफ सैंपल ऑफ गैसियस सब्सटेंस ए बी एंड सी आर इंट्रोड्यूस्ड। अब ये 1 लीटर के कंटेनर बता रहा है जिसमें सैंपल ऑफ गैसियस सब्सटेंस ए बी और सी कितने दिए हुए हैं। तो imagine 1 liter of container into 2 mole of sample of gaseous substance A, B and C are introduced. A and B according to the following equation. An increase in the temperature the system will be. अब जो इसमें
इंक्रीज इन टेम्परेचर के बाद जो क्वेश्चन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ड्राइव द रिएक्शन टू द लेफ्ट, ड्राइव द रिएक्शन टू द राइट, हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने से तो मुझे तो कुछ अंदाजा ही नहीं हो रहा ना कि भाई हम कैसे डिफाइन करें टेम्परेचर का इफेक्ट। हम एंडो और एक्सोथर्मिक के बेस पे डिफाइन करते हैं, हमें उन्होंने उस बारे में भी कोई हिंट नहीं दी। अगर ये हमें रिएक्शन भी दे देते एक्चुअल, तो हम ये भी बता सकते थे कि भाई चलो भाई ये एक्सो होता है, ये एंडो होता है। ये तो अब हमें कोफिशिएंट दे रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि द इफेक्ट कैन नॉट बी डिटरमिन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। यू आर क्वेश्चन नंबर 6 है, यू आर गिवन अ बॉक्स कंटेनिंग NH3 and 2NH2 at equilibrium at 1000 degree. Analysis of the content shows that the concentration of NH3 is 1 exponent minus 2 and 2 की भी कंसनट्रेशन बताई हुई है, H2 की भी और NH3 की भी बताई हुई है, और केसी पूछे। बहुत सिंपल सा सवाल है, सीधा सीधा आपने क्या करना है बच्चों, आपने इसमें केसी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन तो जो है ना वो सॉल्व कर लेनी है। अच्छा, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिकेट अ मास एक्शन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मास एक्शन रिप्रेजेंटेशन, आपको मैंने बताया था कि मास एक्शन रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है केसी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट एक्स वाई, उसका स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट में x2 और y2 की पावर क्यूब। तो ऑप्शन जो है ना इसका ए हो जाएगा। इससे ऊपर वाला सवाल जो है वो आप सॉल्व करो, सिंपल केसी निकालना है आपको, कंसंट्रेशन गिवन है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट करके निकाल लो। इफ़ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया shown below is exothermic at 25 degree, what will be the effect of increase in temperature of the system? अगर अमोनिया का जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट। ऑप्शन ए में बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इक्वेशन स्टोइकोमेट्रिकली, नॉट ऑन द टेम्परेचर। देयर विल बी नो चेंज, the value of Kc will decrease, the value of Kc will increase if the equilibrium will shift to the right। अब देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा बजाय फॉरवर्ड के, तो ऑप्शन डी तो जो है ना गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करना फेवरेबल है। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रोडक्ट की जो है ना प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी, और प्रोडक्ट ज़्यादा बनने का मतलब है कि केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि हम जो है ना टेम्परेचर मतलब अगर हम एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर को कम करना हमारे लिए फेवरेबल है ना। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी तो केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगी, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, उस केस में केसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन बी है इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ सॉल्ट ए और बी के ऊपर नेगेटिव साइन है, हैव सॉल्युबिलिटी 0.001 ग्राम पर डीएम क्यूब। आप देखें सॉल्युबिलिटी ग्राम पर डीएम क्यूब में दी हुई है, मोलर मास गिवन है और आपसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछी है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, केएसपी होता है। केएसपी क्या होता है, आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, यानी ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन का अगर आप क्या निकालने, प्रोडक्ट निकालने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, केएसपी आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में उसने सॉल्युबिलिटी गिवन की हुई है। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की मदद से सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन, और सॉल्युबिलिटी की मदद से आप कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है सॉल्युबिलिटी अपॉन मोलिकुलर मास। तो देख लें आपके पास सॉल्युबिलिटी कितनी गिवन है, 0.001 ग्राम पर डीएम क्यूब, मोलिकुलर मास कितना है, 100 है। तो सॉल्युबिलिटी अपॉन मोलिकुलर मास अब आपने किया तो आपके पास आंसर आ गया 1 एक्सपोनेंट -5। ये ए बी की कंसंट्रेशन आई है, सही है। जो ए बी की कंसंट्रेशन होगी वही ए की कंसंट्रेशन होगी, वही बी की कंसंट्रेशन होगी। तो आपके पास कंसंट्रेशन कितनी आ गई है, 1 एक्सपोनेंट -5। अब ए की कंसंट्रेशन की जगह पे 1 एक्सपोनेंट -5 पुट करें, बी की कंसंट्रेशन की जगह पे 1 एक्सपोनेंट -5 पुट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 एक्सपोनेंट -10 और यूनिट हो जाएगा ए की कंसंट्रेशन का यूनिट कैपिटल एम, दूसरे का भी यूनिट कैपिटल एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब किसी क्वेश्चन में आपको सॉल्युबिलिटी गिवन हो और आपको क्या निकालना हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो आप पहले उसकी मदद से क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन, उस सॉल्युबिलिटी को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, फिर आयंस की कंसंट्रेशन को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही सारा मामला है, और इस मामले में
आपके पास अब जो सॉल्ट गिवन है उसमें बी के साथ 2 लगा हुआ है, यानी बी का कोफिशिएंट अब 2 बन गया है। इसमें भी आपको सॉल्युबिलिटी गिवन है और मॉलिक्यूलर मास गिवन है। अगेन आप सॉल्युबिलिटी को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके कंसंट्रेशन निकालेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन निकली है वो AB2 की कंसंट्रेशन निकली है 1 एक्सपोनेंट -4। अब जो AB2 की कंसंट्रेशन है वही A की कंसंट्रेशन है, वही B की है, बस B के शुरू में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो देख लो मैंने क्या किया, जो कंसंट्रेशन निकली थी ना 1 एक्सपोनेंट -4, ए की तो वही लिखी हुई है, लेकिन बी के केस में देखो शुरू 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने। क्यों? क्योंकि बी के कोफिशिएंट क्या है 2 है। अब जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसको केएसपी की एक्सप्रेशन में पुट किया, केएसपी की एक्सप्रेशन क्या होती है, आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, तो वो 2 का इसका स्क्वायर आ जाएगा 10 की पावर -4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट -12 कैपिटल एम। यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है, ये गलत है, आप इसको कर दें, इसको क्यूब कर दें, ठीक है, कैपिटल एम क्यूब कर दें, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट -12 कैपिटल एम क्यूब होगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग मोलर कंसंट्रेशन व्हाट आर द यूनिट फॉर केसी। मैंने आपको केसी इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम के जो मैंने न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर नहीं, बल्कि लेक्चर्स के अंदर मैंने केसी के यूनिट निकालना सिखाए थे। मैंने कहा था कि कोई भी इक्वेशन गिवन है आप उसकी केसी की एक्सप्रेशन बनाएं और कंसंट्रेशन की जगह पे कैपिटल एम लिख दें, और कैपिटल एम एक की कंसंट्रेशन को कैपिटल एम से, दूसरे की भी कैपिटल एम से, इस तरह रिप्रेजेंट करके आपस में कैंसिल करके बता दें कि क्या यूनिट आ रहा है। ठीक है, मैं आपको इसका नमूना दिखा देता हूँ कि किस तरह ये काम मैं करने का कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये है ना, इक्वेशन ये है ना आपके पास, तो आपने केसी की एक्सप्रेशन बनाई, CH4 की कंसंट्रेशन की जगह पे कैपिटल एम, H2S की कंसंट्रेशन की जगह पे कैपिटल एम के स्क्वायर, फिर नीचे CS2 की जगह पे कैपिटल एम और H2 की कंसंट्रेशन की जगह पे कैपिटल एम की पावर 4 कैंसिल करा के 1/m स्क्वायर, और फिर केसी का यूनिट क्या आ गया m-2। इसी तरह यूजिंग एटमॉस्फेयर व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ केपी। अब आपने यहाँ पे कि ATM रखना है प्रेशर, और ATM यानी NO की कंसंट्रेशन की जगह पे ATM के स्क्वायर, O2 की जगह पे ATM, और NO2 की जगह पर ATM का जो है ना स्क्वायर रखना है NO2 की जगह पे। ये मैंने आपको बताया था ना कि KC के अलावा एक KP होता है। KP क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ATM, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ATM, और ATM से ATM कैंसिल होने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, द यूनिट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbNO32। अब PbNO32 का जो है ना यूनिट निकालना है। अब देखो भाई, पहले आप एक्सप्रेशन बना लो इसकी कि PbNO32 डिकम्पोज किस में होता है। तो PbNO32 डिकम्पोज होता है Pb+2 में और 2NO3-1 में। अब इसमें KSP की एक्सप्रेशन क्या बनेगी? Pb+2 NO3-1 का स्क्वायर, Pb की जगह पे कैपिटल एम, NO3 की जगह पे कैपिटल एम का स्क्वायर, और कैपिटल एम क्यूब का मतलब है मोल पर डीएम क्यूब की पावर 3, मोल का क्यूब इंटू डीएम की पावर 9। तो आपके पास ये यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना आप मैंने इसमें केएसपी के टॉपिक के अंदर बहुत सारी इक्वेशंस लिखवाई थी और उसमें उनके यूनिट्स भी बताए थे, तो वो आप वहाँ से देख लें। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड बाय द हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। भाई आपको मैंने ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर तमाम की तमाम सिचुएशंस बताई हुई हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, रिएक्टेंट्स के ज़्यादा होंगे तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, फिर टेम्परेचर में एक्सो और एंडो का सारा सीन बताया हुआ था। इसको उस नॉलेज की बेस पर आप सॉल्व करें। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर 2HF H2 + F2 इज़ 1 एक्सपोनेंट -13। अच्छा, अब देखें इक्विलिब्रियम प्रोसीड विद द फॉरवर्ड रिएक्शन विद द नेग्लिजिबल रेट ना। जब Kc की वैल्यू बहुत कम होती है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना बहुत नेग्लिजिबल रेट से हो रहा होता है और वहाँ पे रिएक्टेंट जो है ना स्टेबलाइज फॉर्म में होता है। तो इसका आंसर A और C है बेसिकली। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास A और C हो जाएगा। A chemical reaction is said to be in equilibrium when the rate of forward and backward reaction रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन Kc एक्सप्रेशन, ये बहुत आसान है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट आप खुद करें।
0.33 mole of ethyl alcohol and 0.33 mole of acetic acid are in equilibrium with 0.66 mole of ester and water. अब इस रिएक्शन को पढ़ने से ही पता लग रहा है कि ये एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन है ना, और एस्टरिफिकेशन और जो एस्टरिफिकेशन के रिएक्शन है उनमें केसी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, हेड रूम टेम्परेचर क्या होती है 4 होती है। तो आप एस्टरिफिकेशन के रिएक्शन को पढ़ते ही बगैर सॉल्व किए आंसर 4 लगा दें। द एक्टिव मास 64 ग्राम ऑफ HI और मोलिकुलर मास गिवन इन 2 लीटर फ्लास्क वुड बी। एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मोल पर DM क्यूब। अब आपको मास गिवन है, मोलिकुलर मास गिवन है, आप सबसे पहले मोल्स निकालें 64 डिवाइडेड बाय 127, फिर उन मोल्स को वॉल्यूम से यानी 2 लीटर से डिवाइड कर दे तो आपके पास एक्टिव मास आ जाएगा। अच्छा, फॉर द रिएक्शन H2 + I2 to HI द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc चेंजेस विद। अब अगर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करना है इस रिएक्शन में तो अमाउंट ऑफ I2 प्रेजेंट और कैटलिस्ट और टेम्परेचर। अब Kc चेंज करने की बात कर रहा है ना, तो Kc डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाएगा। अ केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो है ना इक्वल होते हैं। इन द इक्विलिब्रियम N2 + 3H2 2NH3 delta H is equals to -46.2 the formation of NH3 is favored by। अब ये सारी ली चैटलर की उन्होंने बातें पूछी हैं, सही है, प्रेशर के बढ़ाने से और टेम्परेचर के कम करने से ये फेवरेबल में आ जाएगा, मतलब फेवरेबल कंडीशन है प्रेशर का बढ़ाना और टेम्परेचर का कम करना। ठीक है, तो आपका इसमें यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें यहाँ पे ऑप्शन है 22 में A। द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO by O2 and SO3 into A is an exothermic reaction। The yield of SO3 will be maximum। ये बेटा वही वाली बात है कि जो है ना ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसके अंदर फॉरवर्ड किस किस कंडीशन पे जाएगा ये सारी मैंने एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलर में बता दी है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, तो 23 आप उस डेटा की मदद से सॉल्व करें। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, एडिंग हीट टू ए रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब देखें, रिवर्सिबल प्रोसेस और एक्सोथर्मिक है तो हीट ऐड करने पर फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ये मेरा आपसे सवाल है। आप इसको अकॉर्डिंग टू ली चैटलर इंस्ट्रक्शन जो है ना सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड एंडोथर्मिक। अच्छा, रिवर्सिबल भी हो और एंडोथर्मिक भी हो, तो अब आपको मैंने सिंबल बताया था कि एक्सो और एंडो के क्या तरीक़ेकार होते हैं। अब देखो सी तो जो है ना वो आपके पास एरो ही गलत दिया हुआ है, मतलब रिवर्सिबल का है, तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आप हीट दे रहे हैं N2 + O2 के साथ हीट ऐड हो रही है और जो है ना वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। द पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, 26 का सी। व्हेन ऑल द रिएक्टर एंड प्रोडक्ट आर इन लिक्विड स्टेट सच अ सिस्टम इज नोन एज अ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया था होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया का डिफरेंस। द इक्विलिब्रियम इन विच रिएक्टर एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेज, अगेन वही बात, अगर डिफरेंट फेज है तो हेट्रोजीनियस, सिमिलर फेज है तो होमोजीनियस। द टर्म एक्टिव, ये बिल्कुल आपको लेक्चर का पहला जो है ना इक्विलिब्रियम की टाइप्स में आपको पता लग जाएगा ये वाली बात। द टर्म एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर DM क्यूब। और अगेन Kc की एक्सप्रेशन वाला सवाल आ गया, तो आप Kc की एक्सप्रेशन आपको मैंने बताई भी, आप खुद ये MCQ सॉल्व करेंगे। इसी तरह इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर, pressure or concentration, then the equilibrium shift in such a way that the effect of changed concentration is nullified। ली चैटलर प्रिंसिपल, ली चैटलर क्या कहता है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और अगर आपने उसमें किसी भी किस्म का इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश की तो वो जो है वो जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक नेचर का है, तो वो उस इफेक्ट के चेंज को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा, और जो नलीफाई करने के बाद दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन को अचीव कर लेगा। A positive catalyst is a substance that enables to react to reach a state of equilibrium more quickly। क्योंकि वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है ना तो जल्दी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ देयर रिएक्टेंट। ठीक है, एक्टिव मासेस का मतलब कंसंट्रेशन, ये लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट है, ये भी बात हम कर चुके हैं अपने लेक्चर में। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन increases as the reaction proceed, decreases as the reaction proceed, may increase or decrease during, increases as the reaction proceed।
अब increases as the rate of reaction proceed, decreases as the rate of reaction proceeds, may increase or decrease during the reaction, और इसी तरह आपके पास है remains constant as the reaction proceed। देखिए अगर मैं जो है वो रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट से बात करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना उसका डिक्रीज होते जाता है, और वो प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट का इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। सही है। तो अब इनिशियली जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना, तो फिर वो तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होते जाता है वैसे वैसे स्पीड कम होते जाती है। Chemical reaction which proceed both in forward and backward direction are called reversible reaction. Reversible reaction are represented by double arrow। ठीक है। For the reversible reaction increases pressure would be, अगेन ली चैटलियर की एप्लीकेशन है, आप उसको ली चैटलियर की एप्लीकेशन के मुताबिक ख़त्म करेंगे। फॉर द सेम रिवर्सिबल रिएक्शन द डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगेन ली चैटलियर की एप्लीकेशन के मुताबिक सॉल्व करेंगे। द रेट ऑफ फॉरवर्ड फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। सही है। ए बी की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट यानी ऑप्शन ए। In a chemical reaction, equilibrium is said to have been established when rate of two opposite reactions are equal। ठीक है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। इट इज डायनामिक इन नेचर, इट इज रीएडजस्ट itself with the change of condition, can be attained from either side of the reaction, it can be attained from the side of the reactant only। तो इनकम्प्लीट 41 में डी है। ठीक है। क्योंकि एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम अचीव होता है, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। और ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। सही है। दोनों की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर नहीं होता। अगेन फिर वही आपसे ली चैटलर की एप्लीकेशन के सवाल पूछ रहे हैं, ये आप खुद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू इन दिस रिएक्शन। देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, तो केपी और केसी की वैल्यू सेम होगी। बल्कि केपी और केसी के रिलेशन भी हमने लेक्चर में मैथमेटिकली भी बताया हुआ है, थ्योरेटिकली भी बताया हुआ है। अगेन आपसे वो ली चैटलियर की एप्लीकेशन के सवाल पूछ रहे हैं। मैं बार बार इसके इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप अपनी उस नॉलेज की बिना पर सॉल्व करें। व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर इन द डिफरेंट फेजेस इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। डिफरेंट फेज का मतलब ये कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग हो तो होमोजीनियस नहीं होगा, हेट्रोजीनियस होगा। अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज दैट, 47 की बात करूँ, a reaction in which products formed recombine with another to produce the original reactant। A reaction in which the products formed cannot recombine with the, इसमें आपके पास ऑप्शन ए है, a reaction in which products are formed and recombine with another to produce the original reactant। 48 में in the reaction 4 moles of A combine with the 4 moles of B and 2 moles of each C and D are the Kc for this reaction is। ये मैंने शायद ये क्वेश्चन नंबर 1 है, शायद ये रिपीट हुआ है। इनिशियल के आपको मोल्स गिवन है और इसी तरह आपको इक्विलिब्रियम पर C और D के मालूम है। आप इनिशियल को इनिशियल से इक्विलिब्रियम वाले मोल्स को माइनस करके आप Kc निकालेंगे। इसी तरह 49 में आपके पास ए बी और सी डी, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, सी और डी की कंसंट्रेशन गिवन है, आपको सीधा केसी निकालना है। तो ये तो खैर डायरेक्ट ही गिवन है, तो केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट करके आप निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मार्केटली चेंज द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है ना वो जो केसी की वैल्यू को चेंज कर देगा। और if the pressure in the reversible reaction N2 plus O2 2NO plus heat is increased, the Kc would be। अब देखें ये है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर के बढ़ाने से, अच्छा इसमें क्वेश्चन में वो केसी के चेंज को पूछ रहे हैं प्रेशर के इंक्रीज करने से, तो केसी तो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, तो केसी रिमेन सेम रहेगा। द रिएक्शन H2 plus TL2 2HCl is carried out in 1 dm का फ्लास्क। इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन 2 liter फ्लास्क द केसी विल बी, ये रिमेन सेम। क्योंकि वॉल्यूम का इस रिएक्शन पे कोई इफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है। सही है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेम द इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय। अगर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है तो इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वुड बी मैक्सिमम।
तो 54 में केसी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम उस वक्त होगा जब केसी की वैल्यू जो है ना आपके पास 10 के पावर 55 होगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इज 60 इफ 10 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेन 250 ग्राम द एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन। आपको यूरिया का मास गिवन है और आपको वॉल्यूम गिवन है और आपको मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, तो आप मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकालें एंड मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करके कंसंट्रेशन निकालें और आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 56, द लॉ ऑफ मास एक्शन वाज इनोनिकेटेड बाय जो है वो गुल्डबर्ग एंड वेज, जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन प्रेजेंट किया था। द इक्विलिब्रियम इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी शिफ्टेड एडिंग अ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट मैंने बताया था ना कि अगर आपको इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना हो तो आप कॉमन आयन इंट्रोड्यूस करवा दें तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन if HCl is added to the solution of AgCl the equilibrium shift। अब देखो ना AgCl के सोल्यूशन में अगर HCl डाल दिया तो HCl और ये दोनों के कॉमन आयन हो जाएंगे ClCl, तो कॉमन आयन की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर टॉपिक के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। द केमिकल फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का केमिकल फार्मूला पूछ रहे हैं तो C2H5CH3COO, यानी ऑप्शन डी है आपके पास। CH3COO का एसीटेट कहते हैं और C2H5 को इथाइल कहते हैं। मोलर कंसंट्रेशन है 46 ग्राम ऑफ C2H5OH इन 1 लीटर सोल्यूशन। अगेन आपसे वो मोलर कंसंट्रेशन पूछ रहा है, वॉल्यूम गिवन है, मास भी गिवन है। मॉलिक्यूलर मास आप C2H5OH का निकाल लें और वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, केसी फॉर द रिएक्शन बताया हुआ है। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन in when 1 mole of H2 and 1 mole of I2 will move to achieve the equilibrium। H2 और I2 के 1 मोल जो है ना वो आपको गिवन है। अब ये डायरेक्शन वाला सवाल है ना, इसमें मैंने आपको बताया था कि आप पहले अपना एक केसी निकालें, फिर आप उस केसी को गिवन केसी से कंपेयर करें एंड देन फिर आप देख लें। अगर 3 कंडीशन आपको बताई थी, ये इससे पहले भी आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। केसी होता है फॉरवर्ड के कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रिवर्स का कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह 63 व्हेन केसी वैल्यू फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ वेरी हाई, इट शोज दैट जब केसी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबलाइज्ड फॉर्म में होती है आपके पास। और द टर्म एक्टिव मास ऑफ अ सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मोल्स पर डीएम क्यूब। मोल्स पर डीएम क्यूब के लिए एक्टिव मास की टर्म यूज़ होती है। अच्छा, मैंने आपको 62 में बताया कि के एफ और के आर, यानी फॉरवर्ड का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रिवर्स का कांस्टेंट, तो ये आपके पास केसी आ जाता है। और अगर ठीक है बच्चों, बाकी जो अगर कोई इसी एमसीक्यू में आपको मसला लगता है आंसर का, आप मुझसे पर्सनल में पूछ लें।